हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। हम पूरा का पूरा सिलेबस YouTube के अंदर कवर करने वाले हैं। अब ये सिलेबस हम कवर कैसे करेंगे पहले वो समझो। तो बच्चों, जितने भी आपकी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में चैप्टर हैं उसके सबसे पहले 3 पार्ट बनेंगे और उन तीनों पार्ट के अंदर हम चैप्टर को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि भाई चैप्टर में चल क्या रहा है। 3 पार्ट में बच्चों जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसका एक 4th पार्ट बनाऊंगा जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वो केस स्टडीज भी मैं आपको करवा दूंगा। तो कहने का मतलब हमारा हर चैप्टर की कितनी वीडियोस आएंगी, टोटल 4 वीडियोस आएंगी, जिसके अंदर 3 वीडियोस के अंदर तो हम उस चैप्टर को समझेंगे और 4th और लास्ट वीडियो के अंदर हम उससे रिलेटेड केस स्टडीज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज बच्चों शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले ना तुम्हें ये मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर भी क्या करता है, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट का मतलब बताने की कोशिश करेगा। अब मैनेजमेंट होता क्या है वो समझो। तो देखो बच्चों, ये कौन है, ये मैंने आपके लिए बनाया एक मैनेजर। ठीक है, और हर मैनेजर को रखा क्यों जाता है, ताकि वो हमारा काम कंप्लीट करवा के दे, काम पूरा करवा के दे। इसके लिए ये मैनेजर का काम होता है। तो देखो बच्चों, मैनेजर में ना आप भी अगर अपना बिजनेस शुरू करेंगे ना तो उसमें 2 क्वालिटीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि मैनेजर सबसे पहली बात काम तो पूरा करवा के दे, प्लस कम से कम कॉस्ट के अंदर पूरा करवा के दे और एक टाइम से पूरा करवा के दे। क्या ये बात समझ में आती है? तो यानी मैनेजर क्या करता है, मैनेजर मैनेजमेंट का काम करता है और एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, कम से कम कॉस्ट के अंदर वो काम करके दे देता है और बिल्कुल टाइम से काम कंप्लीट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मान लो आपको ये बोला कि यार अपन को ना एक बिजनेस शुरू करना है जिसके अंदर चेयर्स बनाएंगे अपन। ठीक है, और एक चेयर मैनेजर ने आपको चेयर बना के तो दे दी पर उस चेयर की कॉस्ट आ गई 1 लाख रुपीज। ओ माय गॉड। तो बच्चों आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या करेंगे इस चेयर का अपन? ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उसने कॉस्ट इतनी ज्यादा कर दी कि उसका किया हुआ काम हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट कम से कम रहे और दूसरी बात ना बच्चों, टाइम से काम होना चाहिए। मान लो कि ये हमने चेयर का एक ऑर्डर था जिसको बनाने के लिए 1 मंथ का टाइम था। आपके मैनेजर ने काम तो कंप्लीट करके दे दिया पर बच्चों उसके लिए उसने 6 मंथ ले लिए। तो यार उस चेयर का हम करेंगे क्या? कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो यानी एक अच्छे मैनेजर को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कॉस्ट भी कम से कम लगे और टाइम से भी काम कंप्लीट हो जाए, वो अच्छा मैनेजर होता है। ठीक है जी, तो यही मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं। ये बोल रहे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में मीनिंग के अंदर बोल रहा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी काम पूरा करवाने का एक प्रोसेस है ताकि गोल्स इफेक्टिवली अचीव हो पाए और एफिशिएंटली अचीव हो पाए। तो मैंने इसके कीवर्ड्स आपके लिए आउटलाइन कर दिया। ये इसके 3 कीवर्ड्स मैं वापस से बताता हूं। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ताकि हमारा जो काम है वो टाइम से कंप्लीट हो पाए, इफेक्टिवली कंप्लीट हो पाए और एफिशिएंटली कंप्लीट हो पाए। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं इसके 3 कीवर्ड्स यहां पे लिखूं तो 3 कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर इफेक्टिवली काम होना चाहिए और तीसरी बात है इसके अंदर एफिशिएंटली काम पूरा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तीनों चीजें, और इन तीनों चीजों का मतलब भी देख लो जी। प्रोसेस क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है उसको समझो। मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर 5 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, तो यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये 5 की एक्टिविटीज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। सर ये एक्टिविटी क्या होती है वो आप अभी टेंशन मत लो, लास्ट में करेंगे और काफी डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि हर मैनेजर को ये सारी की सारी 5 की 5 एक्टिविटीज करनी पड़ती है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, यानी टाइम पे काम पूरा करके देना, उसको हम इफेक्टिवली बोलते हैं। और तीसरी चीज क्या है? एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है कंप्लीशन ऑफ टास्क बट एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कम से कम कॉस्ट के अंदर काम को कंप्लीट करके देना, इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं।
देखो बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स पे। टोटल आपके पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और ये काफी आसान है। आप इसका प्रैक्टिकली मतलब समझ लोगे ना, तो उसके बाद में आपको केस स्टडीज में दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है केस स्टडीज में बच्चा फंसता क्यों है, बच्चे ने कर रखी है चीज को क्रैम, और क्रैम यानी रटने के बाद वो प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन आता है बच्चा फंस जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले चीज को समझना है, उसके बाद में चाहो तो रट लो, चाहो तो मत रटो। तो बच्चों अपन नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा शुरू कर रहे हैं, और इसके अंदर है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक जो मैनेजर है ना, मैनेजर क्या करता है, एक स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए, यानी एक गोल को पूरा करने के लिए काम करता है सारा टाइम। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए तो मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मान लो मैं ना सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बच्चों एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं ना, तो उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर कोई दिक्कत आती ही नहीं है, कभी भी इसके अंदर कोई लफड़ा नहीं होगा। लफड़ा पता है कहां पे होएगा, जिस टाइम मैं एक ऑफलाइन बैच के अंदर 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, दिक्कत वहां पर शुरू होती है, 1-2 बच्चों के अंदर कभी दिक्कत शुरू नहीं होती। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी इसलिए है कि पहली बात तो ना काफी सारे लोग होते हैं ना, उन काफी सारे लोगों के ग्रुप को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी है। और दूसरी बात, काफी सारे लोग लगते हैं इस मैनेजमेंट को करने के लिए, तो इसलिए भी ग्रुप एक्टिविटी है। इसको एक थोड़े डिफरेंट एंगल में समझो कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और काफी सारे टीचर्स होते हैं, इसीलिए तो मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी बोला है, क्योंकि काफी सारे मैनेजर्स काफी सारे लोगों को मैनेज करते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। थर्ड पार्ट में बोल रहा है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का बच्चों हिंदी में मतलब होता है हर जगह है, हर जगह। तो यानी मैनेजमेंट हर कहीं पे पाया जाता है। आपके स्कूल के अंदर मैनेजमेंट है, आपके शहर के हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट है, एक एनजीओ के अंदर मैनेजमेंट है, एक छोटी सी परचून की दुकान भी कोई चला रहा है उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैनेजमेंट इज परवेसिव। आगे बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यह है कि मैनेजमेंट ना बिल्कुल आसान सी चीज नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर ना एक मैनेजर को काफी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के बाद उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है। वो 3 चीजें उसको कौन सी ध्यान में रखनी है वो देखो। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क कौन सा डायमेंशन है मैनेजमेंट का। तो देखो बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ये है कि एक जो अच्छा मैनेजर है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं मैनेजर हूं, मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे को ना काम सारा समझ में आना चाहिए कि भाई क्या क्या काम करवा के देना है। इसको ना मैं एक हलवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं आपको। हलवाई की दुकान का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लो कोई हलवाई की दुकान है जहां पे टिक्की भी बनती है, छोले भी बनते हैं और सारा काम चल रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये बोलता है कि टिक्की कौन बनाएगा, छोले कौन बनाएगा, क्या टाइम से टिक्की बन रही है, क्या टाइम से छोले बन रहे हैं, यानी काम को संभालना, इसे बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, अब ये काम करता कौन है, वो सारे एम्प्लॉय और लोग काम करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसीलिए आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर जो लोग वो काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को संभालना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, क्या टिक्की वाले बंदे को टाइम से पेमेंट मिली, क्या उसको जो छुट्टी ले रहा है उस दिन कोई फेस्टिवल तो नहीं है, क्या वो छुट्टी से वापस आया, क्या हमारा कोई बंदा वेला तो नहीं है, क्या सारों को काम दिया हुआ है, क्या सारे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ये सारा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब होता है कि किस तरीके से वो टिक्की बनाएंगे वो देखना, किस तरीके से वो छोले बनाएंगे वो देखना, किस तरीके से वो भटूरे बनाएंगे वो देखना। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अगर आप टिक्की को ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने तवा बनाया, ठीक है, यहां पे पड़ी है टिक्की, वाह जी वाह। अब बच्चों आप सब जानते हो कि अगर इस तवे पर ये टिक्की ज्यादा देर पड़ी रहेगी तो टिक्की जल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यानी ये भी बताना कि कितनी देर टिक्की आपके तवे पे रहेगी, कितनी देर में आपने कितना दही डालना है, उसमें कितने छोले डालने हैं, ऐसे करके टिक्की कैसे बनानी है। तो यानी उसको डिटेल में जाना, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में, इसमें कंफ्यूज मत हो। काम को बांटना, काम को देखना, उसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोलता है। जो लोग काम करते हैं उनको संभालना, उसे मैनेजमेंट ऑफ पीपल बोलते हैं। और किस तरीके से काम हो रहा है उसको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है जी, आगे ये बोल रहा है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल का मतलब ये है कि आप मैनेजमेंट को सिर्फ महसूस कर सकते हो, पर आप उसको ना देख या टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़े दिन पहले ना एक काफी पॉपुलर बर्गर शॉप पे गया। ठीक है, ये क्या है, ये बर्गर शॉप है।
मैं उस बर्गर शॉप में गया, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, पर एक बर्गर लेने के अंदर भी ना बड़ी माथापच्ची थी। उसका ऑर्डर लेने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसके अंदर जिस तरीके से ऑर्डर आता था वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बड़ा मज़ा नहीं आया। जस्ट उसके 1-2 दिन बाद मेरा जाना हुआ मैकडी के अंदर, और मैकडी के अंदर आप एक चीज़ देखना, उनका ऑर्डर लेने का तरीका भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो सर्विस आपके टेबल पे आती है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, दोनों दे तो बर्गर ही रहे हैं, पर मेरे को मैकडॉनल्ड्स अच्छी क्यों लगी? मैकडॉनल्ड्स अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा था। क्या मैं किसी को टच कर पा रहा था? क्या मैंने रिसेप्शनिस्ट को ऐसे पकड़ लिया कि हाँ भी रिसेप्शनिस्ट तेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, चलो घर चले? ऐसा थोड़ी होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप मैनेजर को टच कर सकते हो, आई एग्री, बट आप उसके मैनेजमेंट करने के तरीके को टच नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यानी यू कैन नॉट टच देम, यू कैन जस्ट फील देम। अब ज्यादा फीलिंग मत ले लेना, ठीक है? अगला पॉइंट ये बोल रहा है डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का पहले हिंदी में मतलब समझो कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, बच्चों जब आप छोटे थे उस टाइम पे आपके घर के आसपास की जो दुकानें थी, क्या आज भी वो दुकानें वैसी ही दिखती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनको चेंज कर दिया गया, टाइम के साथ साथ उनको अपग्रेड कर दिया गया। तो इसीलिए कैसे अपग्रेड हुआ? क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसने सोचा कि यार ये पुरानी तरीके की दुकानें तो नहीं चलेंगी, हमें कुछ नई तरीके की दुकानें लानी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड के पास आसपास होटल तो होते ही हैं, वो काफ़ी पुराने होटल थे। आजकल सबने इतने आलीशान आलीशान होटल कर दिए, नाम वही है होटल का, पर मैनेजमेंट ने सोचा कि यार हमें चेंज होना रहेगा, तभी हमारे सेल हो पाएगी। तो यही चीज़ बोल रहा है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन बोलता है कि ना टाइम के साथ ना बिजनेस को चेंज होना पड़ता है, और मैनेजमेंट क्या करता है, इस चेंज को लाने में मदद करता है। बात समझ में आई? आगे ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है इट नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स। मैनेजमेंट बच्चों कभी भी खत्म नहीं होता। अगर आप सच में कभी बिजनेस खोलोगे ना तो आपको ध्यान में ये चीज आएगी कि यार सर ने समझाया था कि ना बिजनेस 24 घंटे दिमाग में चलता है, कभी भी आप आउट ऑफ बिजनेस नहीं हो सकते। अगर आप वेकेशन पे भी हो ना तो भी आपके दिमाग के अंदर बिजनेस चलेगा। अगर किसी बच्चे ने यूट्यूब चैनल खोला है ना तो वो मेरी बात से कनेक्ट करेंगे, भले ही आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया और कोई वीडियो नहीं अपलोड करी 3 दिन तक, पर आपके दिमाग में यूट्यूब चलता रहेगा, होता है ना? इसीलिए बोला गया इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स, 24 घंटे चलता रहेगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से करना, आपको केस स्टडीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैंने समझाया है उसके बाद में आप जो सी भी बुक रेफर करना चाहो, हमारे नोट्स रेफर करना चाहो, हमारे नोट्स रेफर करो। अगर आप अपनी बुक रेफर करते हो अपनी बुक रेफर कर लो, बात सब में सेम लिखी होती है। आगे बोल रहे हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा तीसरा टॉपिक है बच्चों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो जी, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसको ना सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हर बिजनेस इन 3 चीज़ों के लिए बना है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको समझो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है, यानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाना। दूसरी चीज़ है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? सोसाइटी का ख्याल रखा जाता है, सोसाइटी का ख्याल रखा जाता है कि हाँ भी हम सोसाइटी को खराब तो नहीं कर रहे। और तीसरी चीज़ है पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है ना आपके बिजनेस के अंदर, आप उन एम्प्लॉय का ख्याल रखते हो। अब आप एक चीज़ सोच के देखो ना कि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, पर सोसाइटी के अंदर आसपास की जो कंट्री है, जो कंट्री के अंदर लोग हैं, उसके अंदर आपकी इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो पता है क्या होगा? तो आपका बॉयकॉट हो जाएगा बिजनेस का, कोई भी आपसे चीज़ खरीदना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जो थिंकर्स हैं उन्होंने बोला कि अगर आप प्रॉफिट का ख्याल रख रहे हो ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर साथ ही साथ आपको ना सोसाइटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वरना सोसाइटी जो आपके साथ करेगी वो आप झेल नहीं पाओगे। इसी के साथ बच्चों जो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एम्प्लॉय का ख्याल रखना। कैसे? क्योंकि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, और उन लोगों का ख्याल रखना आपका काम बनता है, क्योंकि अगर आपके बिजनेस में से लोग चले गए तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो कहने का मतलब ये तीनों चीजें ना इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कमाने पर ध्यान होता है, तो इसी के 3 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स में आप प्रॉफिट कमाते हो। जो नया बिजनेस होता है ना बच्चों, वो स्टार्टिंग में कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिका रहा हूँ, कि मैं मतलब मेरे पास प्रॉफिट हो या ना हो, पर प्लीज़ एटलीस्ट मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है सर्वाइवल, यानी मार्केट में टिके रहना। अब जैसे ही आप मार्केट में कुछ टाइम तक टिक गए ना, अब आप क्या करोगे? अब आप प्रॉफिट निकालने की कोशिश करोगे। इसीलिए पॉइंट नंबर जो सेकंड है ना, वो है प्रॉफिट कमाना अब आपको।
ठीक है। अब उसके बाद में प्रॉफिट को आपने क्या करना है, प्रॉफिट से आपने खुद को ग्रोथ देनी है, खुद की ग्रोथ करने में उस पैसे को लगाना है। इसीलिए जो थर्ड स्टेप है दैट इज ग्रोथ, ठीक है। तो इसको मैं वापस से बता देता हूं, प्रॉफिट कमाने के 3 स्टेप्स होते हैं एक तरीके से। सबसे पहले आपने अपना नया बिजनेस लॉन्च किया, आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिके रहो। उसके बाद में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे और उसके बाद में उस प्रॉफिट से आप ग्रोथ लेने की कोशिश करोगे। सर ग्रोथ कैसी होगी, एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने हो सकता है नई ब्रांचेस खोल लो अपने बिजनेस की, हो सकता है आप कुछ नए प्रोडक्ट्स निकाल लो अपने बिजनेस के। तो इस तरीके से आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करोगे ताकि आप और ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या है, सोसाइटी का ख्याल रखना। कैसे ख्याल रखा जाएगा, काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, सोसाइटी को कभी पैसों की जरूरत हुई तो पैसे दिए जाएंगे, सोसाइटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो इस तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसमें एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाता है। कैसे ख्याल रखा जाता है, उसको टाइम से सैलरी देके, जितना उसका हक बनता है उतने उसको पैसे देके, कभी भी उसको छुट्टियों के एक्स्ट्रा पैसे ना काट के, उसका ख्याल रख के, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी करके, इससे क्या एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये हमारे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। और आखिरी टॉपिक पे आते हैं आज के पार्ट के, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट हम पूरे चैप्टर के अंदर करे जा रहे हैं, पर मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये है बच्चों, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये आपको गोल अचीव करने में मदद करता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा ना तो आप अपना गोल तो अचीव कर ही नहीं पाओगे, और गोल अचीव नहीं होगा तो प्रॉफिट कहां से कमाओगे, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी को प्रैक्टिकली समझो, क्या मतलब कह रहा हूं मैं, ये हो तुम टेंटन है, ठीक है, और तुमने क्या किया बच्चों, ये बिजनेस स्टडीज तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल बिना किसी टीचर की मदद लिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तुमने मेरी हेल्प नहीं ली और तुम खुद बिजनेस स्टडीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब बच्चों पता है क्या होगा, तुम एक पहली बुक खरीदोगे, तुम्हें लगेगा यार मजा नहीं आया, छोड़ो, इस बुक को खराब कर दिया। एक और बुक खरीदोगे, तुम बोलोगे ना यार मजा नहीं आया, इसको भी छोड़ो। फिर तुम किसी के नोट्स लाओगे, तुम नोट्स से पढ़ने की कोशिश करोगे, फिर तुम लगेगा ना यार, फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम एनसीईआरटी खरीदोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर तुम्हें लगेगा यार शायद ये ठीक है। कहने का मतलब क्या आपका टाइम और मनी का वेस्टेज शुरू हो गया। वहीं पे जस्ट इसके अपोजिट, मान लो तुम मेरे पास आए और मैंने तुम्हें बोला चिंता मत करो मैं हूं ना, तो मैंने तुम्हें ना क्या किया, ये नोट्स दे दिया। मैंने तुम्हें कहा कि भाई साहब कुछ मत पढ़े, ये नोट्स पढ़ के चला जा, बढ़िया हो जाएगा। तुमने बच्चों इस चीज़ पे बिलीव किया और तुमने नोट्स पढ़ के जाओ, और तुम्हारे आए 100 आउट ऑफ 100 बिजनेस स्टडीज में, तुम बड़े खुश। तो बच्चों आप मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या एक मैनेजर मिलने से आपका टाइम और मनी का वेस्टेज खत्म हो गया? तो इसीलिए हम बोलते हैं इट इंक्रीजेज योर एफिशिएंसी, यानी आपका टाइम और मनी सेव होता है, ठीक है। कैसे सेव होता है प्रैक्टिकली समझ गए। मैनेजर एम्प्लॉय के ऊपर नजर रखता है, तो एम्प्लॉय को कोई दिक्कत आती है तो मैनेजर उसकी मदद कर देता है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टाइम के साथ साथ हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस लाने के अंदर मदद करता है मैनेजमेंट, ठीक है। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे समझो कि मान लो कि मेरे को अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है और तुमने मेरे से हिंदी पढ़वा दी, ठीक है, और जिस बंदे को अकाउंट्स पढ़ाना अच्छा लगता है उससे आपने इकोनॉमिक्स पढ़वा दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम पढ़ा तो रहे हैं पर क्या हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के अंदर मदद कर रहे हो ना, तो बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल बेस्ट आपको आउटपुट देगा, जिसके कारण अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लास्ट एंड आखिरी पॉइंट ये कह रहा है कंट्रीब्यूट्स टू सोशल डेवलपमेंट। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा ना तो वो सोसाइटी की मदद करता है। फॉर एग्जांपल टाटा का देखा होगा आपने, टाटा का मैनेजमेंट हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचता है, ठीक है, और खास करके ये रतन टाटा जी के टाइम में तो बहुत ज्यादा चला। तो इसका मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वो सोसाइटी की मदद करेगा, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर सोसाइटी खुश रहती है तो आपको प्रॉफिट अच्छा चला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई टाटा अपना नया प्रोडक्ट निकालता है ना, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उनको ज्यादा मार्केटिंग में नहीं आता, क्योंकि हम जैसे लोग ऑलरेडी कहते हैं कि भाई टाटा का प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, ये हमारी ऑलरेडी इतनी मदद करते हैं तो इनका प्रोडक्ट घटिया थोड़ी होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा सोशल डेवलपमेंट और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना है, अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारे एक पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कोई भी कमेंट हो या कोई सजेशन हो नीचे कमेंट में दे देना, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।